तो किलर पीटर मानवा के सीजन 1 के एंड में हमने देखा था पीटर ने मैथियस को हरा दिया था, जिसके बाद उसने राफेल से डायरेक्ट बात की थी एंड राफेल ने उसे बताया था कि हाना अभी भी जिंदा है। इस बात से पीटर को काफी ज्यादा गुस्सा आया था, जिसके बाद पीटर ने अपने योंगवैंग स्कूल को भी छोड़ दिया था एंड अभी वो अपनी टीम के साथ निकल पड़ा है राफेल को मारने के लिए। तो सीजन 2 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक एरोप्लेन का सीन। उस एरोप्लेन में एक बंदा बैठा हुआ था जो शायद से कोई सेलिब्रिटी है। जैसे एक एयर होस्टेस उसे टी सर्व करती है, वो बोलती है कि अरे ये आप हो, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन। वो बंदा एरोप्लेन में बैठे बाकी सभी बंदों का भी अटेंशन अपनी तरफ खींच लेता है। तभी वो बंदा उस एयर होस्टेस का हाथ पकड़कर बोलता है कि आपके हाथ काफी ज्यादा रफ है, इन पर ये निशान कैसे हैं? शायद आप अपने आप को कुछ ज्यादा ही पुश करती हो या फिर कहीं आप गन तो नहीं चलाती। एंड हाँ, ये बंदा सही था, ये सभी लोग किलर्स ही है जो इस बंदे को मारने के लिए आए थे। ये बंदा भी एक अपोशल है। उन 2 किलर्स ने इस अपोशल की तरफ गन तान रखी थी, पर वो लोग गोली नहीं चला पाते, उनके हाथ कांपने लगते हैं। एंड ये अपोशल बोलता है कि चाहे तुम कितनी भी ट्राई कर लो, तुम कभी मुझे शूट नहीं कर पाओगे। इसी के साथ ये एक हैंड गेस्चर बनाता है, जिसकी वजह से पूरा प्लेन ही पलट जाता है। इवन पायलट के हाथ भी उसकी बात नहीं मान रहे थे। प्लेन के अंदर हमारे अपोशल ने सारे बंदों को मार दिया था एंड उल्टा भी लटका दिया था, पता नहीं कैसे। तभी अपोशल को कोई बोलता है कि क्या काम पूरा हो चुका है? वो बोलता है चाय। एंड वो दूसरा बंदा बोलता है कि ये काम किसने किया? उसने बोला ऑफ कोर्स मैंने, और किसने? इसी के साथ वो प्लेन से कूद जाता है। फिर हम हाई स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर हाना एंड उसकी दोस्त जा रही होती है। उसकी दोस्त उसे बताती है कि ये एक MP3 है, इसमें तुम डिफरेंट टाइप के गाने सुन सकते हो, क्या तुम्हारे पापा ने तुम्हें ये नहीं दिलाया? एंड हाना बोलती है कि अरे नहीं नहीं, मुझे इस टाइप का स्टफ पसंद ही नहीं है। पर तभी उसके सामने पीटर खड़ा था। हाना बोलती है डैड, एंड वो पीटर की तरफ भाग कर जाती है। बट टर्न्स आउट कि वो पीटर की तरफ नहीं, एक दूसरे बंदे के पास गई थी। डैड आप इतनी जल्दी क्यों आए? अरे मेरी बेटी, मैंने तुझे काफी ज्यादा मिस किया था इसीलिए। एंड पीटर इस पॉइंट पर काफी ज्यादा उदास हो जाता है। शायद से पीटर का एक सपना था, क्योंकि वो इस वक्त अपने बेडरूम में बैठा हुआ था। ब्लाइंड बैडी के बेस पर हमारे अपोशल्स सीमन, थेडियस एंड उसका कुत्ता एक स्टार सेरिन का शो देख रहे होते हैं। वो लोग काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं, पर तभी उनके पास ब्लाइंड बैडी एंड कागेओ आते हैं। कागेओ बताता है कि मास्टर ने तुम दोनों को बुलाया है। फिर पीटर उन सबको राफेल के बारे में डिटेल्स देता है, पर थेडियस बोलता है कि ये सब करने की क्या जरूरत है, हम सीधा जाते हैं राफेल को उड़ा देते हैं। पीटर बोलता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि राफेल डिसअपियर हो चुका है। तभी पीटर मॉनिटर पर एक लड़के की फोटो दिखाता है एंड बताता है कि इस लड़के के लिए हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। कागेओ एंड थेडियस इसे पहचान जाते हैं कि ये तो अपोस्टल एंड्रयू है। ये फोटो काफी साल पुरानी है। पीटर बताता है कि इस फोटो में एंड्रयू के पीछे जो लड़कियां खड़ी है उन्होंने वो सेम यूनिफॉर्म पहनी है जो हाना ने पहन रखी थी। इसका मतलब हमें एंड्रयू से हाना के बारे में कुछ ना कुछ क्लू मिल सकता है। सीमन कागेओ से एंड्रयू के बारे में पूछता है, पर कागेओ बताता है कि हम लोगों को भी एंड्रयू के बारे में ज्यादा नहीं पता है, वो हमेशा से ही मिस्टीरियस रहा है, वो राफेल का काफी क्लोज फ्रेंड है। इसके बाद पीटर उन्हें कुछ बस एंड प्लेन के क्रैश की फोटोज दिखाता है एंड बताता है कि ये सब एंड्रयू ने किया है। सीमन काफी ज्यादा शॉक होता है कि एंड्रयू ने आखिरकार ये किया कैसे, क्या उसके पास कोई साइकिक पावर्स है, हम आखिरकार इस बंदे को ढूंढेंगे कैसे। तभी पीटर मॉनिटर पर शेरिन का शो लगाता है। शेरिन बोलती है कि आज हम सब मिलने वाले हैं इस शो के होस्ट डोउन से, एंड ये डोउन और कोई नहीं हमारा अपोस्टल एंड्रयू ही था। इस बंदे ने 385 लोगों को 1 मिनट में मारा था, इसे इनिग्मा भी बोला जाता है। ये बंदा स्टेज पर आता है एंड सबसे हेलो करता है। शेरिन बोलती है कि डोउन, मेरे पास तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है, क्या तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसा बंदा है जिसे तुम काफी ज्यादा मिस करते हो? एंड्रयू रिप्लाई देता है कि ऑफ कोर्स शेरिन, क्या वो कोई ओल्ड फ्रेंड या लवर है? पर एंड्रयू बोलता है कि नहीं, उसका एंड मेरा रिलेशनशिप इससे भी ज्यादा डीपर है, उसका नाम है हाना। मीन्स ये बंदा जानबूझकर पीटर को ट्रिगर करने की ट्राई कर रहा है। शेरिन उससे पूछती है कि हाना क्या वो आपकी लवर है या फिर आपकी सीक्रेट चाइल्ड है? पर एंड्रयू रिवील करता है कि हाना तो मेरे घर के पपी का नाम है, जिसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। बाकी सारे बंदों को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, पर पीटर अभी भी शांत था। तभी वो लोग देखते हैं कि जाते टाइम एंड्रयू अपने हाथ से एक साइन बनाता है, जिससे स्टेज के ऊपर लगी लाइट्स टूट जाती है एंड वो सब कुछ शेरिन पर ही गिर जाता है। पर एंड्रयू ने शेरिन को बचा लिया था। यहाँ पर एंड्रयू लोगों की नजरों में हीरो बन जाता है। पीटर भी ये देखकर अपने सभी साथियों को वॉर्न करता है कि हमें ध्यान रखना होगा, एंड्रयू एक कम्प्लीटली डिफरेंट लेवल पर है। जितने भी दुश्मनों से अभी तक हम लड़े हैं उनसे, जो सब कुछ हमने टीवी पर देखा उससे तो ऐसा ही लग रहा है कि एंड्रयू ने वही लाइट्स गिराई थी। ब्लाइंड बैडी को लगता है कि एंड्रयू टेलीकिनेसिस पावर्स का यूज कर रहा है, पर थेडियस नोटिस करता है कि शेरिन ने अपने हाथ में एक ट्रिगर पकड़ रखा था, जिसको प्रेस करके उसने जानबूझकर ये सारी लाइट्स गिराई। मतलब ये इनका पहले से एक सेटअप था। ब्लाइंड बैडी बोलती है कि तो क्या उसने टेलीकिनेसिस का यूज करके उस गर्ल के हाथ में मूवमेंट करी? पर पीटर बताता है कि ऐसा नहीं है, ये टेलीकिनेसिस नहीं, ये हिप्नोसिस है। जितने भी अभी इंसिडेंट हुए हैं वो सारे ह्यूमन मेड थे, वो कोई सुपर पावर से नहीं हुए थे। ब्लाइंड बैडी बोलती है कि कोई बंदा किसी और को इतनी इजीली हिप्नोटाइज कैसे कर सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है। पर पीटर रिवील करता है
एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि एंड्रू की तरह ही सिमिलर पावर्स का यूज कर सकता है। उन लोगों की एबिलिटी ने काउंटलेस लोगों की जाने ली है। ये इविल स्पेक्टर का कर्स है। एंड मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यहाँ पर ये एक इंडियन रेफरेंस है, जो ये पीछे मूर्ति दिखाई जा रही है वो। एंड इसी के साथ हमें आगे भी काफी सारे इंडियन रेफरेंस देखने को मिलने वाले हैं, तो तुम्हें काफी ज्यादा मजा आने वाला है। पीटर अपनी बात को कंटिन्यू करता है कि हिप्नोसिस के बारे में सबसे डेंजर बात तो ये है कि किसी को पता ही नहीं चलता कि वो हिप्नोटाइज हो भी चुके हैं। एंड फिर हम देखते हैं उसी बिल्डिंग का सीन जहाँ पर सेरिन के शो की शूटिंग होती है। अंदर काफी सारे लोग काम कर रहे थे, पर तभी यहाँ पर हमारे पीटर एंड थैडियस आता है। ये लोग सफाई करने वाला बनकर आए थे। सफाई के दौरान ब्लाइंड बैडी इनसे पूछती है कि क्या तुम्हें एंड्रू मिला, पर इन्हें अभी तक एंड्रू नहीं मिला था। एंड्रू अपने चेंजिंग रूम में नहीं था। फिर ये लोग अलग अलग हो जाते हैं एंड्रू को ढूंढने के लिए। हमारा थैडियस तो एक जगह बैठकर बढ़िया स्नैक्स खा रहा था, पर तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। ब्लाइंड बैडी, कागेओ एंड साइमन भी इनके साथ माइक्रोफोन पर जुड़े हुए थे। एंड कागेओ बताता है कि यही एंड्रू है। तभी एंड्रू थैडियस के पीछे से ही आ जाता है। थैडियस अपना चेहरा छुपाते हुए बोलता है कि सॉरी सर, मैं अभी सफाई करने फिर से लगता हूँ। पर एंड्रू बोलता है कि कोई बात नहीं, हम सबको ही ब्रेक चाहिए। थैडियस सफाई करने लगता है, पर फ्लोर पर काफी ज्यादा ऑयल बिखरा हुआ था। एंड एंड्रू बोलता है कि मुझे नहीं पता था फ्लोर पर इतना सारा ऑयल भी बिखरा हुआ है। पर एंड्रू इस सारे नाटक को बंद करता है एंड बोलता है कि थैडियस, मैं जानता हूँ ये तू ही है। एंड थैडियस भी बोलता है कि अरे हाँ यार, यहाँ का खाना काफी ज्यादा बढ़िया था। तो सुन, मैं ज्यादा बात को घुमाऊंगा नहीं, मुझे साफ साफ बता मेरी कजन हाना कहाँ है। एंड्रू बोलता है कि अरे यार, मैं तो तेरे को बताने ही वाला था, पर क्या करे, क्लीनिंग ज्यादा जरूरी है। इसी के साथ वो सारे बंदे थैडियस को घेर लेते हैं वेपन्स के साथ। ब्लाइंड बैडी बोलती है कि ये एंड्रू पागल है क्या, इसे नहीं पता क्या कि ये सारे बंदे थैडियस के सामने नहीं टिकने वाले। पर कागेओ बोलता है कि ये बात सच है, बट रियल प्रॉब्लम ये है कि अभी के टाइम पर फ्लोर पूरा ऑयली है एंड उन किलर्स के पास एडवांस इक्विपमेंट भी है। थैडियस फ्लोर का ऑयल चेक करने लगता है, तभी वो सारे किलर्स थैडियस पर अटैक करते हैं। पर हमारा गॉड ऑफ कौलून एक किक में उन सबको उड़ा देता है, साथ ही में मल्टीपल अटैक्स और कर देता है। कागेओ तो यहाँ पर थैडियस को भागने के लिए बोलता है, पर हमारा साइमन बोलता है कि टेंशन की ज्यादा बात नहीं है, मैंने थैडियस को पहले भी लड़ते हुए देखा है। थैडियस किसी भी बंदे की सोच से भी ज्यादा फास्ट है। इसी के साथ थैडियस ने एंड्रू पर अटैक कर दिया था। इसके बाद हम एक पास्ट का सीन देखते हैं। पीटर थैडियस को बता रहा होता है कि एंड्रू के हाथों के साइन का ध्यान रखना एंड अगर तेरी उसके साथ फाइट हो तो उसके साथ फाइट को अवॉइड ही करना। हमें अभी भी कम्प्लीटली नहीं पता कि उसकी हिप्नोसिस काम कैसे करती है। प्रेजेंट में थैडियस एंड्रू से उसकी टेक्निक के बारे में पूछने लगता है एंड एंड्रू बोलता है कि कोई जादूगर अपनी मैजिक ट्रिक्स को रिवील थोड़ी करता है। बात के बीच में एंड्रू फिर से वो हैंड साइन बनाने की ट्राई करता है, पर वो साइन बनने से पहले ही थैडियस उसके हाथ को तोड़ देता है। थैडियस बोलता है कि ये तो काफी इजी है, मुझे सिर्फ स्पेक्टर से ज्यादा फास्ट होना होगा। एंड एंड्रू भी काफी ज्यादा हैरान था। थैडियस के अटैक पर वो रिएक्ट ही नहीं कर पाया। तो भी थैडियस फिर से एक और अटैक कर देता है। इस अटैक का इम्पैक्ट काफी ज्यादा होता है। एंड्रू अभी जमीन पर पड़ा था एंड थैडियस उसके पास खड़ा होता है। हमारी टीम भी काफी ज्यादा शॉक्ड थी ये देखकर। ब्लाइंड बैडी बोलती है कि क्या वो बंदा एक अपोस्टल नहीं था, वो इतनी जल्दी हार गया। एंड साइमन भी काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। वो बोलता है कि वो बंदा कुछ खास नहीं था, उसे सिर्फ हिप्नोटाइज करना आता है, एक्चुअल फाइटिंग में वो बंदा बिल्कुल ही बेकार है। पर कागेओ अभी भी श्योर नहीं था। वो बोलता है कि यहाँ पर कुछ तो सही नहीं है। इस चीज में कोई डाउट नहीं है कि हिप्नोटाइज को ट्रिगर करने के लिए उसे अपने हैंड साइन का यूज करना पड़ता है। उसके हैंड साइन बनाने से हिप्नोसिस एक्टिव होता है। लेकिन थैडियस की रिएक्शन स्पीड सुपर ह्यूमन लेवल की है। वो बंदा ओपोनेंट की हर एक मसल मूवमेंट को रीड कर सकता है। ये बैटल एक्चुअल में थैडियस के लिए एक फ्री विन है। पर मैं अभी भी नर्वस फील क्यों कर रहा हूँ। थैडियस पीटर को रिपोर्ट करता है कि जांगडी, ये मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर सब कुछ सेट हो चुका है। पीटर पूछता है क्या तुमने एंड्रू से फाइट की। एंड थैडियस रिप्लाइज कि इसे तो फाइट बोलना भी गलत होगा, मैंने उसे बहुत इजीली हरा दिया। पर तभी थैडियस का दिमाग घूमने लगता है। पीटर ने ये चीज बताई भी थी कि हमें अभी भी कम्प्लीटली नहीं पता है एंड्रू अपने हिप्नोसिस को एक्टिवेट कैसे करता है। अगर एक बार हम लोग हिप्नोटाइज हो गए तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं है उसे ब्रेक करने के लिए, इसीलिए हमें सावधानी के साथ चलना होगा। एंड एंड्रू थैडियस को बोल रहा होता है कि यार वो सच में कमाल का था, तू मेरी इमेजिनेशन से भी ज्यादा फास्ट था, बट अनफॉर्चुनेटली मैं तेरे डर से बनाऊं, इसलिए तू मुझे देख या टच नहीं कर सकता। मैं तुझे फाड़ के रख सकता हूँ। और जैसा कि मैंने कहा था, इसी के साथ हम अगेन से उसी मूर्ति को ही देखते हैं और आवाज आती है, मैं स्पेक्टर हूँ। इसका मतलब काली छाया होता है। इसके बाद हम थैडियस की मेमोरीज को देखते हैं। थैडियस एक छत पर बैठा अपने पेरेंट्स की फोटो को देख रहा होता है। वो बोलता है कि मैंने डैड का रिवेंज ले लिया है, अब मेरी मॉम भी पीसफुली रह पाएगी, पर अब मुझे अपने अंदर एम्प्टी फील हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ अब मुझे क्या करना चाहिए। पर तभी उसका जांगडी उसे बोलता है कि तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तुम बस अपनी जिंदगी को एंजॉय करो। थैडियस बोलता है कि अरे हाँ चलो, क्यों ना हम दोनों पीसफुल लाइफ जिए, मैं एंड तुम सुनगु। पर हम देखते हैं कि ये सुनगु तो है ही नहीं, ये तो अपोस्टल एंड्रू है। मींस अपोस्टल एंड्रू ने थैडियस की मेमोरीज में पीटर को अपने आप से रिप्लेस कर दिया।
इसके बाद थैडियस की मेमोरीज में एंड्रू से मैनिपुलेट करता है कि उस पीटर ने तुम्हारी माँ को मार दिया, उस पीटर ने तुम्हारी जिंदगी को बदतर बना दिया, तुम्हें रिवेंज लेना होगा, तुम्हें पीटर को मारना होगा। एंड थैडियस भी बोलता है कि मैं पीटर को मार दूं। अभी थैडियस कम्प्लीटली एंड्रू के कंट्रोल में आ चुका था। एंड्रू बोलता भी है कि मैंने कभी सोचा नहीं था खुद गॉड ऑफ कोवलून मेरा एक छोटा सा पपेट बन जाएगा। इसके बाद एंड्रू रिवील करता है कि उसने थैडियस को हिप्नोटाइज किया कैसे। जब वो थैडियस से फाइट कर रहा था तब उसने अपनी टेक्निक को परफेक्टली एग्जीक्यूट किया था। ये सीक्रेट टेक्निक प्रस्तर क्लैन में सालों से चली हुई आ रही है एंड ये एक इंडियन रेफरेंस है। ये सीक्रेट टेक्निक प्रस्तर क्लैन में सालों से पास डाउन होती जा रही है। एक ऐसी ट्राइब जो पजेस करती है ऐसी पावर जिससे पूरे नेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। मेरी इस टेक्निक का नाम है व्हाइट नाइट। पर तुझे पता है तू वो पहला बंदा था जिसने मेरी टेक्निक को ब्रेक कर दिया। जब इनकी फाइट में एंड्रू ने ये टेक्निक परफॉर्म की तब थैडियस ने इसकी टेक्निक को ब्रेक कर दिया एंड इसके हाथ को तोड़ दिया अटैक करके। एंड्रू अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलता है, मुझे यकीन नहीं हुआ तू इतना ज्यादा फास्ट था, पर तुझे कोई आइडिया नहीं था व्हाइट नाइट के पीछे कौन सी टेक्निक तेरा वेट कर रही। मुझे ये तो नहीं पता कि तू क्या कर रहा है, पर मुझे इतना पता है कि तूने पीटर के साथ टीम अप कर रखा है। ऐसा लग रहा है एक पावरफुल गरुड़ा मेरी साइड आ चुका है। अगेन से एक इंडियन रेफरेंस। इस बंदे का क्लैन एंड जो भी हमें मूर्ति दिखाई गई है वो सारे इंडियन रेफरेंस ही है। तो भी प्रिसाइजली ये इंडिया का नहीं हिंदू माइथोलॉजी का रेफरेंस है। कागियो को काफी ज्यादा टेंशन होती है, तभी ब्लाइंड बैडी बोलते हैं कि काम डाउन यार, थैडियस इतनी जल्दी नहीं हारेगा। एंड हम एक पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर पीटर बताता है कि अगर एंड्रू उस टेक्निक का यूज कर रहा है तो हम सब लोग काफी ज्यादा डेंजर में है। प्रस्तर के सारे लोग व्हाइट नाइट नाम की टेक्निक का यूज करते हैं। ब्लाइंड बैडी बोलती है कि क्या ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट भी करती है, पर पीटर बताता है कि ये चीज सेंस भी बनाती है क्योंकि उस क्लैन में जो भी बच्चे व्हाइट नाइट टेक्निक का यूज नहीं कर पाते थे उन्हें जीने का भी अधिकार नहीं था। हाँ, मतलब उन बच्चों का काम 25। पीटर बताता है कि पर उस ट्राइब में एक डिजास्टर आ चुकी थी बहुत बड़ी। हॉरिफाइंग ग्रेव, भयानक कब्र ने एक राक्षस को जन्म दिया। हम देखते हैं कि उस कब्र से एक हाथ निकलता है। उस ट्राइब के एल्डर्स ने भी ये चीज सिर्फ कहानियों में ही सुनी थी। ये एक ऐसी टेक्निक थी जो व्हाइट नाइट को कम्प्लीटली सरपास करती थी, द पोलर नाइट। एंड यही टेक्निक मिली थी हमारे एंड्रू को। एंड पीटर बताता है इसीलिए एंड्रू बहुत ज्यादा डेंजरस है। एंड्रू थैडियस को बोलता है कि ये तुम्हारा पहला मिशन है। मुझे लगता है कि इस ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन में पीटर कहीं ना कहीं घूम रहा है। पीटर काफी ज्यादा केयरफुल है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं उसे ढूंढ पाऊं, लेकिन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मुझे सबसे बढ़िया शिकारी कुत्ता मिल चुका है। तो अब थैडियस जाओ एंड पीटर को ढूंढो, जहाँ भी मिले उसे मार दो। सिक्योरिटी रूम में एक बंदा बोलता है कि ऐसा लग रहा है हमने किसी बंदे को सिक्योरिटी कैमरा में कैप्चर किया है। एंड्रू बोलता है कि जूम करो जल्दी से। नहीं, हम उसका चेहरा नहीं देख सकते, उस बंदे ने मास्क पहन रखा है। एंड्रू अपने मन में सोचता है कि क्या तू ये सब कुछ देख रहा है पीटर? मैंने हाना को बैट की तरह यूज किया जिससे मैं तुझे अपनी मुट्ठी में ले पाया। मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि तू इसी ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन में कहीं ना कहीं है। अगर तू मेरे सामने है तो मैं तुझे पहचान भी लूंगा, चाहे तू किसी के भी रूप में डिस्गाइज क्यों ना हो। माई चाय, ये बंदा पता नहीं क्यों पर बार बार चाय चाय बोल रहा है, शायद से इसका सरनेम है चाय। फिर वो बोलता है कि स्टेशन में 2 बंदे क्लीनिंग क्रू के रूप में घुसे थे, उनमें से एक बंदा थैडियस था तो दूसरा डेफिनेटली पीटर ही होगा। अगर वो पीटर होगा तो थैडियस उसे रिकॉग्नाइज कर लेगा। तभी पीटर भी थैडियस के पास से गुजरता है पर थैडियस उसे नहीं पहचानता, जिससे इन लोगों को पता चलता है कि वो दूसरा क्लीनिंग वाला बंदा पीटर नहीं था। एक्चुअल में वो पीटर ही था पर पीटर ने अपने आप को डिस्गाइज कर रखा था। एंड्रू को थोड़ा गुस्सा आता है, वो बोलता है कि सबसे पहले थैडियस को वापस बुलाओ। पीटर एक स्टोर रूम में घुस जाता है और अपना मास्क उतारता है। ब्लाइंड बैडी उसे बोलती है कि तुम जब थैडियस के पास से गुजरे तो तूने उसे इग्नोर क्यों किया? पीटर बताता है कि वो बंदा हिप्नोटाइज हो चुका है ऑलरेडी। बैडी पूछती है कि तुझे कैसे पता कि वो बंदा हिप्नोटाइज है? एंड पीटर रिवील करता है कि उसने यहाँ आने से पहले थैडियस के साथ एक प्रॉमिस किया था। हम वही सीन देखते हैं। पीटर थैडियस को बोलता है क्यों ना हम लोग एक सिग्नल बनाए जिससे हमें पता चल जाए कि कहीं हम में से कोई एक हिप्नोटाइज तो नहीं है, और जब भी हम दोनों मिले एंड वो सिग्नल ना दे इसका मतलब यही होगा कि हम में से एक बंदा हिप्नोटाइज होगा। पीटर थैडियस की काफी ज्यादा चिंता कर रहा था उस टाइम कि तू इससे डेंजर में आ सकता है, क्यों ना मैं तुझे वापस छोड़ दूं। पर थैडियस बोलता है कि यार तुझे कुछ भी नहीं पता, मैं वहाँ जाने से नहीं डर रहा हूँ, मुझे अपने पापा के बारे में और जानना है, और वैसे भी मुझे क्या होगा, तू मेरे साथ है ना मेरा भाई शांगडी। प्रेजेंट में पीटर भी काफी ज्यादा कंफ्यूज था कि आखिरकार थैडियस हिप्नोटाइज हुआ कैसे। तभी पीटर एक डिटेल को नोटिस करता है जो हमें अभी नहीं बताई जाती। बिल्डिंग से बाहर सैरिन की टीम रिहर्सल कर रही होती है एंड वहाँ पर हमारा एंड्रू भी बैठा था। तभी सैरिन एक बंदे पर इल्जाम लगा रही होती है कि भाई तू मेरी स्कर्ट देख रहा था ना? एंड वो बंदा बोल रहा था कि नहीं मिस, मैं आपकी स्कर्ट क्यों देखूंगा। पर तभी सैरिन बोलती है कि मैं तो मजाक कर रही थी। वो 2 मेकअप आर्टिस्ट काफी ज्यादा हैरान थे। वो बोलते हैं कि ये सैरिन अपने आप को स्टार समझने लगी है जस्ट बिकॉज डोयू ने इसको रिकमेंड कर दिया है। ये लड़की तो डांस या सिंग भी नहीं कर सकती। मुझे नहीं पता ये आइडियल आखिरकार बनी कैसे। एंड्रू सैरिन को बोलता भी कि एक्टिंग बंद
कर, ये डिस्कस्टिंग है। तभी साइरन बोलती है कि यार मेरे पैर दुख रहे हैं, यहाँ पर कोई चेयर क्यों नहीं है। एंड वो गार्डन में फूलों पर बैठने वाली थी, पर तभी एंड्रयू उसे एक थप्पड़ मारता है एंड फूलों को प्रोटेक्ट करते हुए बोलता है कि ये मर सकते हैं, इन पर मत बैठना। वो एक मेकअप आर्टिस्ट बता रहा होता है कि यार डोयून ऐसा ही है, जब भी फूलों पर बात आती है वो काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है। मींस हमारे एंड्रयू का कुछ ना कुछ तो फूलों के साथ कनेक्शन है। तभी एंड्रयू बोलता है कि चलो क्यों ना अब मुझे पीटर को ढूंढना चाहिए। फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं। एंड्रयू स्टेज पर था, वो बोलता है कि सबका शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए। उसके सामने काफी सारे बंदे खड़े थे। तभी एंड्रयू वो हैंड साइन बनाता है, जिसके बाद वो सभी लोगों को अपनी तरफ देखने के लिए बोलता है, पर भीड़ के सारे लोग नीचे सर करके खड़े थे एंड वो एंड्रयू की तरफ नहीं देखते। एंड्रयू बोलता है कि अब ठीक है, पीटर को ढूंढना काफी ज्यादा इजी होगा, इनमें से एक बंदा पक्का पीटर होगा, चलो छुपन छुपाई खेलते हैं। एंड हाँ, ये बात सच होती है, पीटर भी उनमें से एक था। पीटर अपने मन में सोचता है कि मैंने हिप्नोसिस ट्रिगर करने के लिए हैंड मूवमेंट से ज्यादा कुछ भी नहीं देखा, तो आखिरकार उसने थेडियस को हिप्नोटाइज किया कैसे। तभी थेडियस बोलता है कि जो भी लोग यहाँ पर आए हैं, आज मेरे पास उन सबके लिए एक स्पेशल गिफ्ट है, आप सबके पास एक बॉक्स है, वही आपका गिफ्ट है। पीटर बाकी सभी बंदों के साथ उस गिफ्ट को खोलता है एंड काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उस गिफ्ट के अंदर एक पिस्टल थी। एंड्रयू कमांड देता है कि सभी लोग पिस्टल उठाओ, तुमने जो गन पकड़ रखी है उसके अंदर सिर्फ एक बुलेट है एंड इस पिस्टल को अपने गले पर लगाओ, जब भी मैं ऑर्डर दूं तब तुम्हें ये पिस्टल चलानी है। एंड्रयू भी सोचता है कि जब इन सारे बंदों का काम 25 हो जाएगा, तब जो भी बंदा बचेगा वही पीटर होगा। हमारी टीम भी ये सब कुछ देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड होती है कि ये तो साला साइको है। एंड पीटर भी पिस्टल के वेट को देखकर समझ जाता है कि हाँ, ये बंदा सच बोल रहा है, इसके अंदर एक गोली है। एंड्रयू माइक में बोलता है कि पीटर, अगर तू यहाँ पर है तो क्या तू सच में इतने सारे लोगों को मरने देगा, और अगर तू मरने देगा तो मैं ऑर्डर देता हूँ, सभी लोग अपना काम 25 कर लो। ये सभी लोग अपना काम स्वाहा करने ही वाले थे, पर तभी वहाँ पर कोई आता है जो आते ही जमीन तोड़ देता है। ये था नन अदर देन अपोस्टल नथानिएल। पीटर भी बोलता है कि थैंकफुली ये बंदा टाइम पर आ गया। एंड एंड्रयू से पूछता है कि यार तू तो मर नहीं गया था क्या। नथानिएल बोलता है लॉन्ग टाइम नो सी। एंड एंड्रयू बोलता है ओ, तो तू दुश्मन के द्वारा बच गया था। तभी सभी लोग हिप्नोसिस से बाहर आ जाते हैं एंड वो अपने पास गन देखकर डर जाते हैं, सभी बाहर की तरफ भागने लगे। पीटर एक स्टाफ मेंबर बनकर इन सबको गाइड कर रहा था बाहर निकलने के लिए। नथानिएल भी एक बच्चे को समझाता है, पर तभी उस पर थेडियस अटैक कर देता है, पर नथानिएल इस अटैक को अपने हाथ से ही ब्लॉक कर लेता है। इनकी फाइट स्टार्ट होने वाली होती है, तभी नथानिएल बोलता है कि मैं ये चीज पहले क्लियर कर देता हूँ, ये सिर्फ एक टेम्परेरी अलायंस है, मैं यहाँ काम बिगाड़ने आया हूँ इनका, पर मैंने ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं किया है कि मैं थेडियस की जान बख्श दूंगा। फिर हम एक हफ्ते पहले का सीन देखते हैं। ब्लाइंड बैडी के बेस पर हमारा ओल्ड एंड न्यू अपोस्टल नथानिएल आया था। नथानिएल पीटर से बोलता है कि शुंगू, तुमसे दोबारा मिलने का मेरा ड्रीम था और मैं पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो चुका हूँ, तो क्यों ना एक रीमैच हो जाए। पर तभी कागियो नथानिएल का हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। यहाँ ये एक दूसरे को अपनी ग्रिप स्ट्रेंथ दिखा रहे थे एंड इनकी थोड़ी सी फाइट हो जाती है, पर तभी थेडियस आकर एक किक मारकर इनको रोक देता है। फिर ये लोग बैठते हैं एंड बातचीत करते हैं। पीटर बताता है कि नथानिएल का मेरे ऊपर एहसान था, उसकी वजह से किसी की जान बची थी, इसीलिए मैंने मॉन्क्स को बोला था कि तुम जाओ एंड नथानिएल की हेल्प करो, तो वो लोग गए एंड उन्होंने नथानिएल का ट्रीटमेंट किया। मींस हमारी प्रीवियस अपोस्टल नथानिएल ने नए अपोस्टल नथानिएल को बचाया। एंड यहाँ पर पीटर डायरेक्टली नथानिएल से हेल्प मांगता है, इसीलिए यहाँ पर नथानिएल आया था पीटर की हेल्प के लिए। दूसरी साइड सभी लोग उस होल से बाहर भाग जाते हैं, साथ में स्टाफ भी। पर तभी एंड्रयू एक बंदे को बोलता है कि मैंने कभी भी किसी स्टाफ मेंबर को ऑर्डर नहीं दिया इन लोगों को बाहर इवैक्यूएट करने में। इट मींस वो बंदा पीटर के साथ वाला है। एंड्रयू के साथ वाले किलर जाते हैं, पीटर का पीछा करते हैं, पर अपना पीटर 4th फ्लोर से जंप करके भाग जाता है। एंड्रयू के बंदे तो उसका पीछा करने वाले थे, पर एंड्रयू ने बोलता है कि रुक जाओ, अब कोई फायदा नहीं है, पीटर ने डेफिनेटली अपने आप को किसी और के रूप में डिस्गाइज कर लिया है। एंड हाँ, होता भी कुछ ऐसा ही है। एंड्रयू बोलता है चाय, पर मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो बंदा खुद मेरे पास आएगा। डेफिनेटली पीटर थेडियस को अकेला तो नहीं छोड़ने वाला। सीन फिर से नथानिएल एंड थेडियस की फाइट पर शिफ्ट होता है। माइक्रोफोन पर ब्लाइंड बैडी उसे होल्ड बैक करने के लिए बोलती है, पर नथानिएल मना कर देता है। इससे बैडी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, पर कागियो बताता है कि ये फाइट वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट एंड सबसे फास्टेस्ट बंदे के बीच में है, लेकिन थेडियस हिप्नोटाइज्ड है, इसीलिए वो सभी को मारना चाहता है, इसीलिए इस फाइट में अभी के लिए नथानिएल डिसएडवांटेज में है। एंड हम देखते हैं कि होता भी कुछ ऐसा ही है। नथानिएल थेडियस पर काफी सारे अटैक्स करता है, पर थेडियस सारे अटैक्स को डॉज कर लेता है। नथानिएल सोच रहा था कि ये बंदा तो जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा फास्ट है, बस एक बार ये मेरी पकड़ में आ जाए, पर इस चीज का अभी के लिए कोई चांस नहीं था क्योंकि थेडियस बहुत ही ज्यादा फास्ट था। इवन काफी ट्राई करने के बाद नथानिएल के हाथ में सिर्फ थेडियस का एक क्लॉथ ही आता है। फाइट में नथानिएल थेडियस पर अटैक किए जा रहा था एंड थेडियस सारे अटैक से डॉज कर रहा था। कागियो ब्लाइंड बैडी को बताता है कि इस टाइम नथानिएल थेडियस को एक कॉर्नर में लाने की ट्राई कर रहा है, पर इस चीज में सबसे बड़ी दिक्कत नथानिएल का स्टेमिना है। एंड हाँ, नथानिएल को काफी ज्यादा पसीना आ रहा था क्योंकि थेडियस काफी इजीली उसके सारे अटैक्स को डॉज किए जा रहा था।
थैडियस बोलता भी कि यार मैं तेरे हाथ नहीं आने वाला, अगर तू साइड हट जाएगा तो मैं तेरी जान बख्श दूंगा, मुझे सिर्फ पीटर को मारना है। एंड हम देखते हैं कि नेथानियल के अटैक करने की वजह से उसका हाथ एक दीवार में घुस चुका था। एंड नेथानियल बोलता है कि मुझे पता है मैं तुझे नहीं पकड़ सकता। इसी के साथ थैडियस उस पर अटैक कर देता है। वो प्रिसीजन नीडल स्ट्राइक का यूज करता है जो एक बहुत ही खतरनाक टेक्निक है। पर तभी नेथानियल ने जिस स्क्रीन एंड दीवार में हाथ डाल रखा था वो वहाँ के एक पाइप को ग्रैब करता है एंड सारा माल पानी उछाल देता है थैडियस के चारों तरफ, जिससे उनका फाइटिंग स्पेस काफी ज्यादा श्रिंक हो जाता है। जैसे ही धुआं हटता है हम देखते हैं कि नेथानियल सक्सेसफुल हो चुका है। उसने थैडियस का एक हाथ ग्रैब कर लिया है। नेथानियल बोलता है कि हमारी फाइट कुछ अच्छी नहीं जा रही थी क्योंकि इतनी देर से सिर्फ तू मुझे ओवर पावर कर रहा था, पर अब मेरी बारी है तुझे ओवर पावर करने। पर तभी अपना थैडियस नेथानियल के मुंह पर एक पंच मार देता है जिससे इसको कुछ खास होता है नहीं। इसी के साथ नेथानियल एक अटैक करता है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। इससे हमारे थैडियस के मुंह से ब्लड निकलने लगता है। इवन प्रीवियस अपोस्टल नेथानियल जब ये सब कुछ देखते हैं तब वो उनको बोलती भी है कि अरे यार ये सब कुछ रोको, अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये दोनों बच्चे मजाक मजाक में अपने आप को मार लेंगे। और जैसे ही नेथानियल अगला अटैक करता है थैडियस उससे मिड एयर में डोज कर लेता है। इसके बाद नेथानियल फिर से अटैक करता है और वो खुद ही जमीन में गिर जाता है क्योंकि अटैक करते टाइम हमारे थैडियस ने बहुत ही फास्टली नेथानियल के वाइटल पॉइंट्स पर अटैक कर दिया था। इसके बाद थैडियस एक किक नेथानियल को मारता है। तभी नेथानियल थैडियस को हवा में घुमाता है एंड बहुत जोर से एक दीवार में फेंक देता है। नेथानियल थैडियस के पास जाता है एंड वो देखकर काफी ज्यादा शॉक होता है कि थैडियस तो यहाँ से भाग चुका है। अपना थैडियस तो केला खाता हुआ किलर पीटर को ढूंढ रहा था क्योंकि उसका मेन टारगेट पीटर ही है एंड उसके अकॉर्डिंग उसका टाइम वेस्ट हो रहा था वहाँ पर तभी नेथानियल बोलता है कि थैडियस मैं सच में तेरे अंदर क्या है वो देखना चाहता हूँ। हम रिहर्सल रूम का सीन देखते हैं जहाँ पर पीटर हमारी टीम के साथ बात कर रहा होता है। वो पूछ रहा होता है कि एंड्रयू की लोकेशन क्या है। अपनी टीम पीटर को बताती है कि शेड्यूल के अकॉर्डिंग वो अभी अपने वेटिंग रूम में होगा। वो पूछते हैं कि थैडियस का क्या एंड पीटर बोलता है कि मैं एंड्रयू के हिप्नोसिस से जल्दी छुटकारा पा लूंगा। ब्लाइंड बैडी बोलते है कि क्या तुझे तरीका मिल चुका है एंड पीटर बोलता है कि मेरे पास एक आइडिया है पर मुझे बस कंफर्मेशन की जरूरत है। वो लोग उसे वॉर्न करते हैं कि कंफर्मेशन के चक्कर में तू खुद हिप्नोटाइज हो जाएगा, पर पीटर बोलता है कि मैं ये मिशन बच्चों पर नहीं छोड़ सकता, मुझे भी फाइट करनी होगी। दूसरी साइड एंड्रयू अपने वेटिंग रूम में होता है। वो एक सोफे पर बैठता है एंड आराम करता है। इसी के साथ शायद से वो हाना के बारे में भी सोचता है। वो बोलता है कि मुझे पीटर को पकड़ना होगा, ये मेरा लास्ट चांस है। तभी उसके रूम के पास कोई बंदा आता है एंड एंड्रयू बोलता है कि क्या वो पीटर है, पर उसके रूम में एक लड़का एंड लड़की आए थे। वो बोलते हैं कि हम लोग ड्रीम रूम टीम में नए नए जुड़ रहे हैं, हम अपना बेस्ट देंगे एंड हमारा नाम ये है। वो दोनों एंड्रयू की काफी तारीफ करते हैं एंड उसका रूम देखने लगते हैं। तभी वहाँ पर फैसिलिटी टीम का एक मेंबर आता है। एंड्रयू बोलता है कि मैंने कभी किसी मेंबर के बारे में नहीं पूछा। ये बंदा पीटर ये जो बोलता है कि हमें बताया गया आपके रूम का स्पीकर टूट चुका है तो मैं इसे रिप्लेस करने के लिए आया हूँ। जिसके बाद एंड्रयू बोलता है कि ठीक है इसे रिपेयर कर दो। ये लोग थोड़ी बहुत स्पीकर की बात करते हैं जिसके बाद एंड्रयू उन दोनों बंदों को रूम से बाहर भेज देता है। एंड्रयू पीटर से बोलता है कि मैं स्पीकर्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, क्या मैं तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकता हूँ। पीटर बोलता है हाँ क्यों नहीं। तभी एंड्रयू वो हैंड साइन बनाता है, मींस वो अपनी हिप्नोसिस टेक्निक का यूज करता है। पीटर भी यहाँ पर काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है। जिसके बाद एंड्रयू बोलता है कि इस तरफ देखो, पर पीटर उस तरफ नहीं देखता। उसके दोबारा बोलने पर भी पीटर उस तरफ नहीं देखता क्योंकि उसे पता है ये एंड्रयू का एक तरीका है चेक करने का कि सामने वाला बंदा हिप्नोटाइज हुआ है कि नहीं हुआ। अगर उसके बार बार कहने पर भी सामने वाला बंदा उसकी तरफ नहीं देखता इट मींस वो हिप्नोटाइज हो चुका है। एंड्रयू बोलता है हाँ ये काम कर गया, मुझे लगता है मैं बेकार में टेंशन ले रहा था। टू बी ऑनेस्ट मैं एक बंदे को डेस्परेटली ढूंढ रहा हूँ, उसका नाम पीटर है, वो काफी ज्यादा फेमस पर्सन है। अरे नहीं मैंने तो कुछ ज्यादा ही बोल दिया। लेकिन सर क्या आपको पता है मैंने तो आपको कभी हिप्नोटाइज किया ही नहीं था। मींस यहाँ पर हमारे पीटर का सी कट गया। वो बोलता है अगर तुम इस इंडस्ट्री में होते तो डेफिनेटली तुम एक बार जरूर सोचते कि क्या पीटर सच में उतना स्ट्रॉन्ग है जितना लोग बोलते हैं। मैं सच में तुमसे बहुत टाइम से मिलना चाहता था। इसी के साथ एंड्रयू पीटर का मास्क हटाने की ट्राई करता है पर पीटर जंप मार के पीछे हो जाता है। पीटर अपने मन में सोचता है कि मैंने कंफर्म किया था इस बंदे के पास हैंड मूवमेंट्स के अलावा भी कुछ है, मुझे जल्दी से इसकी ट्रिक को फाइंड करना होगा। एंड एंड्रयू बोलता है कि ये तो बड़ा ही नॉइजी है माई चाय, मैं सुन सकता हूँ कि तू कितना ज्यादा सोच रहा है। अभी तू डायरेक्ट मुझसे मेरी टेक्निक के बारे में पूछ क्यों नहीं लेता, मैं बता देता हूँ तुझे अगर तू एक शॉर्ट गन से बच पाता है। तभी एंड्रयू के पीछे से एक बंदा आता है जो पीटर पर अपनी शॉर्ट गन लगा देता है। तभी पीटर फाइट के लिए अपने पास से एक मेजरिंग टेप निकालता है। पीटर धीरे धीरे पीछे जाने की ट्राई करने लगता है पर एंड्रयू को पीटर बेवकूफ लगता है क्योंकि शॉर्ट गन में डिस्टेंस बढ़ने पर रेंज भी बढ़ती जाती है। मींस पीटर अगर पीछे जाएगा तो वो डिसएडवांटेज में होगा। पर तभी पीटर उस रूम की लाइट्स को ऑफ कर देता है एंड एंड्रयू ऑर्डर देता है कि शूट करो। वो फाइटर शूट करता है पर तभी पीटर अपनी मेजरिंग टेप की हेल्प से उस फाइटर की अंगुलियों की चीर फाड़ कर देता है। पर पीटर ने उसे काफी सैलो वाउंड्स दिए थे जिससे वो अभी भी जिंदा था। इसी के साथ पीटर यहाँ से भाग चुका था। एंड्रयू बोलता है कि पीटर अब मैं तुझे एक ऐसा ओपोनेंट दूंगा जो तेरे
लेवल का होगा। पीटर भाग रहा होता है, तभी वो शेरिन से टकराता है एंड शेरिन नीचे गिर जाती है। पीटर भागता भागता अपनी टीम से भी बात कर रहा होता है। पीटर बताता है कि मैंने एंड्रू पर भी अटैक करने का ट्राई किया था, पर एक भी अटैक उस पर लैंड नहीं हुआ, लेकिन स्टिल मेरे हाथ कुछ ग्रेट इन्फॉर्मेशन लगी है। वो टीम पूछती है क्या तुमने हिप्नोसिस को फिगर आउट कर लिया है? एंड पीटर बोलता है हाँ, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। तुम बताओ ह्यूमंस के पास कौन कौन से सेंसेस होते हैं? वो ब्लाइंड बैडी बोलती है साइट, स्मेल, टच, हियरिंग एंड टेस्ट। पीटर बोलता है कि जब आप हिप्नोसिस करते हो तो आपको इन सेंसेस को यूटिलाइज करना होता है। एग्जाम्पल के लिए स्मेल, जैसे कि वो फैंटम गर्ल करती थी। नेक्स्ट है टेस्ट। मैं इस थ्योरी को स्किप करूंगा क्योंकि फूड के द्वारा किसी को हिप्नोटाइज करना काफी ज्यादा रिस्की होता है। थर्ड है साइट, लेकिन हमें पता है कि थेडियस ने साइट हिप्नोसिस को फिगर आउट कर लिया था। ब्लाइंड बैडी बोलती है कि तब तो हियरिंग एंड टच दो ही बचे हैं। पीटर बताता है कि जितना मुझे याद है मैंने लाइट्स को ऑफ कर दिया था। अगर एंड्रू साउंड से हिप्नोसिस कर पाता तो वो डार्कनेस में भी मुझे हिप्नोटाइज कर लेता, पर वो ऐसा नहीं कर पाया, तो अब सिर्फ एक ही बचा है जो है टच। इट मीन्स अपोस्टल एंड्रू के पास एक और टेक्निक है जिससे वो किसी को भी टच करके उसे हिप्नोटाइज कर सकता है। ब्लाइंड बैडी यहाँ पर काफी ज्यादा खुश होती है कि तुमने फिगर आउट कर लिया, पर पीटर बोलता है नहीं, मुझे अभी भी ऐसी फीलिंग आ रही है कि एंड्रू अभी भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज छुपा रहा है। थेडियस मेरे लिए एक हिंट छोड़कर गया है, मुझे उसे सॉल्व करनी होगी। दूसरी साइड एंड्रू के रूम में कुछ बंदे छानबीन कर रहे होते हैं एंड थेडियस एंड एंड्रू भी वहाँ पर बातचीत कर रहे। थेडियस बोलता है कि तुम बस ऑर्डर दो, तुम जिसका भी नाम बोलोगे मैं उसे मार दूंगा। एंड एंड्रू बोलता है कि सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है, इस रेट के साथ मैं पीटर को जल्दी डिस्ट्रॉय कर दूंगा। पर तभी वो थेडियस की तरफ आगे बढ़ता है एंड उससे हेड कनेक्ट कर लेता है। थेडियस बोलता है कि क्या हुआ भाई? एंड फिर वो थेडियस की मेमोरीज में जाता है जहाँ पर थेडियस उसे टेंगलुलु खिलाता है। थेडियस आसमान की तरफ देखकर बोल रहा होता है कि इतना कूल है, आसमान इस वक्त पानी से घिरा हुआ है। पर तभी एंड्रू से बोलता है कि सुनो थेडियस, ये तुम्हारा टाइम है। थेडियस को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, पर एंड्रू बोलता है ये व्हाइट नाइट से डिफरेंट है। व्हाइट नाइट वो टेक्निक होती है जिसमें हैंड साइन से आप दूसरे को हिप्नोटाइज करते हो। एंड्रू बोलता है कि ये व्हाइट नाइट से काफी ज्यादा डिफरेंट है। पोलर नाइट का एक बहुत ही डेडली एस्पेक्ट है। पोलर नाइट वो टेक्निक है जिसमें आप छू कर दूसरे को हिप्नोटाइज करते हो। अगर मैं तुम्हें सिंपली बताऊं तो पोलर नाइट टेक्निक का यूज जब भी एंड्रू किसी पर करता है तो उस बंदे की कुछ टाइम बाद मौत हो जाती है, इसीलिए इसे उस क्लैन में कर्स बोला जाता था। एंड्रू बोलता है कि अगर मैं क्लियरली बताऊं तो तेरे पास सिर्फ 21 आवर्स है जिंदा रहने के लिए, उसके बाद तू स्वर्ग सिधार जाएगा। एंड थेडियस की आंखों से भी खून निकल रहा होता है। इस टाइम के पूरा होने के बाद तेरा सबसे प्रीशियस इंसान मारा जाएगा। तभी हम पीटर को देखते हैं एंड वो अब भी भाग रहा होता है। भागते भागते उसे कुछ बहुत ही अजीब सा सेंस होता है, वो रुक जाता है, जिसके तुरंत बाद वो जंप करता है एंड एक बुलेट से बच जाता है जो डायरेक्ट अभी उसकी खोपड़ी खोलने वाली थी। ये बुलेट चलाई थी हमारी अपोस्टल मैथ्यू ने एंड रिवील होता है कि अपोस्टल मैथ्यू इस सेरिन के रूप में डिस्गाइज थी। मैथ्यू बोलती है कि ये तो चीटिंग है, कोई भी ह्यूमन सिर्फ किलिंग इंटेंट को फील करके एक शॉट से डॉच नहीं कर सकता। मैथ्यू बोलती है चलो बेब गेम स्टार्ट करते हैं। अब पीटर भी समझ जाता है कि वो अगर यहाँ पर ज्यादा देर रहा तो ये डेंजरस होगा। एंड हाँ, मैथ्यू नाइट स्कोप का यूज कर रही थी, जिसके बाद पीटर तुरंत भागकर एक कमरे में घुस जाता है एंड मैथ्यू अपना शॉट मिस कर देती है। मैथ्यू बोलती है कि एक बंद कमरा बुरा नहीं है पहली डेट के लिए। पीटर जिस कमरे में घुसा था वो एक ऑडिटोरियम हॉल था। यहाँ पर पीटर एक चेयर के पीछे छुपा हुआ था, पर मैथ्यू को यहाँ पर भी पीटर की लोकेशन ऑलमोस्ट पता चल जाती है। वो ऊपर लाइट्स वाली जगह पर बैठी थी जहाँ पर उसे हाइट का एडवांटेज मिल रहा था। एंड यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसे पीटर की लोकेशन कैसे पता चल रही है। जब पीटर उसे टकराया था उसी टाइम मैथ्यू ने पीटर पर एक ट्रैकर लगा दिया था। वो ट्रैकर एग्जैक्ट लोकेशन शो नहीं करता है, इसीलिए उसका निशाना मिस हो गया। जिसके बाद मैथ्यू यहाँ पर ऑडिटोरियम में रखी हुई सारी कुर्सियों में से छेद निकाल देती है, पर निशाना अभी भी पीटर को नहीं लगता है। वो काफी ज्यादा शॉक्ड होती है, पर तभी तुरंत उसके पास 2 रस्सी से बंधे हुए नट से अटैक होता है एंड मैथ्यू की गन उसके हाथ से नीचे गिर जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर पीटर तुरंत रश कर देता है, पर उस पर अभी भी एक गोली चलती है जिससे वो बेरली डॉज करता है। पीटर बोलता है कि ये कितना अननोइंग है। बैरल M82 15 किलोग्राम की है, क्योंकि तू अपने हाथों का यूज नहीं कर पाई इसलिए तू अपने पैरों से शूट कर रही है। एंड हाँ, मैथ्यू अपने पैरों से भी कमाल के निशाने लगा रही होती है। इसी के साथ मैथ्यू पीटर पर बहुत सारे शॉट्स फायर कर देती है जिनसे पीटर भागकर डॉज करता है। पीटर भी छुप जाता है, पर वो देखता है कि उसके पास नट तो सारे खत्म हो चुके हैं। मैथ्यू बोलती है कि पीटर बेबी, क्या तुमने कभी रैबिट होल ऑपरेशन के बारे में सुना है? पीटर देखता है कि मैथ्यू ने ड्राई आइस मशीन पर शॉट कर दिया है। मैथ्यू बोलती है कि या तो तू मेरे हाथों शॉट खाएगा या फिर इस कमरे में घुट घुट कर अपना दम तोड़ देगा, चॉइस तेरे हाथ में है। एंड हाँ, पूरे कमरे में वो गैस फैलने लगती है। पीटर को भी कुछ भी समझ में नहीं आ
रहा था, पर तभी उसकी नजर एक प्लास्टिक बोतल पर जाती है। तभी मैथ्यू के पास वही बोतल उछल कर आती है एंड मैथ्यू इसे शूट कर देती है, पर टर्न्स आउट कि ये एक ड्राई आइस बॉम्ब था। जब एक सील्ड कंटेनर का प्रेशर इंक्रीज किया जाता है ड्राई आइस के साथ, तो हम लोग एक ड्राई आइस बॉम्ब बना सकते हैं एंड पीटर ने भी यही किया। इसी मौके का फायदा उठाकर पीटर ट्रस कंट्रोल सिस्टम के साथ छेड़खानी कर देता है, जिससे मैथ्यू जिस ट्रस पर बैठी थी वो नीचे गिरने लगता है एंड मैथ्यू के हाथ से गन भी ड्रॉप हो जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर पीटर उसके पास आ जाता है। किसी भी स्नाइपर मैन की सबसे बड़ी वीकनेस होती है क्लोज कॉम्बैट, तो अभी पीटर वही करता है एंड मैथ्यू पर अटैक कर देता है। ये लोग बहुत ही एक ऑकवर्ड पोजीशन में आ जाते हैं जो मैं तुम्हें नहीं दिखा सकता। यहाँ पीटर मैथ्यू पर अटैक कर देता है, पर मैथ्यू ने एक रिंग पिस्टल पहन रखी थी जिसे वो पीटर पर शूट कर देती है। पीटर से डॉज करता है। इसके बाद मैथ्यू पीटर पर अटैक कर देती है एंड पीटर एक स्मॉल टूल मैथ्यू की रिंग पिस्टल में घुसा देता है, जिससे इसका बुलेट चैम्बर बंद हो जाता है। पीटर मैथ्यू की शूलेस को पकड़कर उसे उछाल देता है एंड यहाँ मैथ्यू एक आदमी को देखकर जोर जोर से रोने लगती है कि अभी भी यहाँ पर एक स्कैरी मैन आया था, मैं काफी ज्यादा डर चुकी हूँ। एंड पीटर भी मौका मिलते ही भाग जाता है। वो अपनी टीम को बताता है कि मैं अभी मैथ्यू से लड़ा था एंड उससे फाइट करना बिल्कुल भी इजी नहीं था। तो अभी मैथ्यू रियलाइज करती है कि ये यंग बेबी जिसने मेरी बुलेट्स को डॉज किया था एंड वो बंदा जिसके बारे में अपोस्टल जॉन ने मेंशन किया था, वो दोनों सेम ही पर्सन है। ये तो काफी ज्यादा कमाल की बात है। फिर पीटर चेंजिंग रूम में बैठा हुआ अपनी मरहम पट्टी कर रहा होता है। वो जीवोन से साथ में बोलता है कि क्या तुम्हें एंड्रू के बारे में और इन्फॉर्मेशन मिली? जीवोन बोलती है कि भाई तू मुझे क्या समझ रहा है, लेकिन मुझे एक इंटरेस्टिंग बात पता चली है। मैंने एंड्रू की कार्ड ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक की है एंड सारे ट्रांजैक्शंस डबल थे। पीटर बोलता है कि इसका क्या मतलब हुआ? जीवोन बताती है कि फ्लाइट टिकट से लेकर छोटी से छोटी चीज जैसे कि टूथब्रश, सब चीजों के पैसे डबल बार दिए हुए थे। जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है एक और बंदा है जो कि अपोस्टल एंड्रू की हेल्प कर रहा है बिहाइंड द सीन, और शायद ये क्लू भी हो सकता है हाना को ढूंढने के लिए। पीटर बोलता है कि अब तो मैं भी काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ, मैं यहाँ से संभाल लूंगा सब कुछ। हमारी कन्वर्सेशन से मुझे काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें समझ में आई है। सीमन एंड कागेओ ब्लाइंड बैडी से बात कर रहे होते हैं। कागेओ बोलता है कि जहाँ तक मुझे पता है एंड्रू हमेशा अकेला ही काम करता है एंड साइमन भी इसे सपोर्ट करते हुए बोलता है कि वो एक अपोस्टल है, भला उसे किसी और की नीड क्यों होगी। जीवन बोलती है कि तुम जरा ये सारे एक्सीडेंट्स देखो, एंड्रू ने कभी खुद से जाकर फाइट की ही नहीं थी। कोई ऐसा बंदा है जो उसकी पीछे से हेल्प कर रहा है। वो बंदा मैथ्यूस की तरह फाइट नहीं कर सकता है। उसके पास कोई ऐसा बंदा है जिस पर वो कम्प्लीटली ट्रस्ट कर सकता है। कागेओ बोलता है कि शायद वो कोई दूसरा अपोस्टल हो सकता है। साइमन बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो उसे हम जल्दी ढूंढ लेंगे। वो लोग पीटर को बोलते हैं कि ब्रदर शायद ऐसा हो सकता है कि कोई दूसरा बंदा है मैथ्यू के अलावा जो कि अपोस्टल एंड्रू की हेल्प कर रहा है। मैं एंड कागेओ आपके पास जल्दी पहुंचते हैं, पर पीटर मना कर देता है। पीटर बताता है कि मैं तुम लोगों की छानबीन की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, पर अभी मेरा यहाँ पर अकेला लड़ना ही सही है। तो ये माइक पर अनाउंसमेंट होती है एंड ये था थैडियस। थैडियस बोलता है कि पीटर ब्रदर मैं थैडियस बोल रहा हूँ, अगर आप सुन रहे हो तो जल्दी मेरे पास आ जाओ, मैं 7 घंटे में मरने वाला हूँ। इस बात से पीटर काफी ट्रिगर होता है। थैडियस अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलता है कि प्लीज न्यूज रूम में आ जाओ जल्दी से। हमारी टीम पीटर से बोलती है तो तुम्हारा क्या प्लान है, क्या तुम वहाँ पर जाने वाले हो? तुम्हें पता है कि ये ट्रैप है। पर पीटर किसी की कहाँ सुनने वाला है। पीटर सीधा न्यूज रूम की तरफ भाग रहा होता है। रास्ते में वो अपनी टीम को बताता है कि मेरे पास एक रास्ता है। वो न्यूज रूम के अंदर एंटर करता है। वहाँ पर काफी ज्यादा अंधेरा होता है, पर तभी उसके पास की एक स्क्रीन चमकने लगती है। पीटर तुरंत कवर लेता है। इस मॉनिटर पर एंड्रू का वही हैंड साइन चल रहा था। मींस पीटर अगर इसकी तरफ देखता है तो पीटर हिप्नोटाइज हो जाएगा। वहाँ पर एंड्रू भी था जो बोलता है कि पीटर तुम मुझे अपना असली रूप कब दिखाओगे? पीटर बोलता है कि यार हम इतने भी क्लोज नहीं है। एंड्रू सेज भाई तुझे जल्दी करनी चाहिए, थैडियस न्यूज रूम में तेरा वेट कर रहा है। मुझे नहीं लगता तू उस तक पहुंच भी पाएगा क्योंकि एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल तेरे सामने है। हम देखते हैं बहुत सारे बंदे पीटर को मारने के लिए खड़े थे। उनके हाथ में कुछ ना कुछ छोटा मोटा हथियार था। शायद से ये लोग एंड्रू के हिप्नोसिस में है या फिर शायद उसके अंडर में भी हो सकते हैं, पता नहीं। और पीटर यहाँ पर सोच रहा होता है कि उन्हें इस सबको हराना होगा, पर साथ ही में वो उनकी तरफ देख नहीं सकता क्योंकि वो डायरेक्ट मॉनिटर की साइड में खड़े हैं। अगर पीटर उनकी तरफ देखेगा तो वो हिप्नोटाइज हो जाएगा। भीड़ में से एक बंदा बोलता है कि ये क्या बात हुई पीटर, हिप्नोसिस से बचने के लिए तुम घूम गए, चलो इधर चेहरा करो। एंड इसी के साथ ये सारे बंदे पीटर पर टूट पड़ते हैं, पर पीटर पहले इनके अटैक से डॉज करता है एंड फिर इन पर काफी सारे काउंटर अटैक कर देता है। जिसके बाद पीटर एक टोपी को पकड़ता है एंड उसे पहन लेता है। एंड्रू ये देखकर हंसने लगता है कि यार ये तो बकवास है, तू इस टोपी की हेल्प से कब तक बच पाएगा? पीटर भी सोच रहा होता है कि एंड्रू का हिप्नोसिस मॉनिटर पर प्ले हो रहा है एंड वो कुछ भी देख नहीं सकता। इसी के साथ एंड्रू के बंदे फिर से पीटर पर अटैक कर देते हैं एंड इस बार पीटर 2 सीजर्स निकाल लेता है फाइट के लिए। एंड इसी के साथ वो इन सारे बंदों पर बहुत सारे कट मार देता है। वो सभी को काफी इजीली हराने लगता है। एंड्रू ये देखकर काफी ज्यादा शॉक होता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि पीटर इन सब के अटैक से डॉज कर इन पर काउंटर अटैक कर कैसे रहा है, पर तभी वो समझ जाता
होता है कि पीटर इस वक्त इन फाइटर्स की शैडोज को फॉलो कर रहा है। इस बात से भी एंड्रू काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है एंड पीटर इन सब को मार के यहाँ से आगे निकल जाता है। पीटर बोलता है कि मैंने अब तेरे को कुछ अच्छा दिखा दिया है तो तू भी मुझे आगे जाने दे। पर जैसे ही पीटर टर्न लेने वाला था वो देखता है कि आगे बहुत सारे फाइटर्स खड़े हैं, वो भी गन्स के साथ, जो पीटर पर डायरेक्ट फायर कर देते हैं। पीटर यहाँ पर कवर लेके बच जाता है, पर अभी भी समझ में नहीं आ रहा था उसे कि वो यहाँ से आगे कैसे जाए, क्योंकि इन बंदों के पास शील्ड भी थी। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, तभी उसके सामने दो बड़े बड़े मेटल गेट आकर स्टक हो जाते हैं एंड ये किया था अपने नेथानियल ने। पीटर नेथानियल को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है एंड नेथानियल पीटर की हेल्प करता है। वो इन मेटल गेट के साथ सारे बुलेट्स को डोज करता हुआ पीटर के लिए रास्ता क्लियर करता है एंड उन बंदों को भी उड़ा देता है अपनी कमाल की पावर के साथ। तो पीटर का रास्ता क्लियर हो चुका था। एंड्रू बोलता है कि यार मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, कहीं ये कोई कैमरा प्रैंक तो नहीं है, क्योंकि मैं जिस पीटर को जानता था वो तो काफी ज्यादा बूढ़ा आदमी था। एंड हम देखते हैं कि पीटर उसी के सामने खड़ा था। वो बोलता है माई चाय, तेरी करंट अपीयरेंस तो बिल्कुल परफेक्ट है डिस्गाइज होने के लिए, चल अब मुझे बता रियल का पीटर कहाँ है। एंड पीटर बोलता है कि मुझे भी थैडियस नहीं दिख रहा है, थैडियस कहाँ है। पर तभी एंड्रू अपने हाथ के चाय का गिलास फेंक देता है जिससे पीटर डॉज कर लेता है। वो बोलता है तुझे मेरे बारे में पता होना चाहिए, मैं वन साइडेड कन्वर्सेशन का बिल्कुल भी फैन नहीं हूँ। पर पीटर बोलता है कि देख यार थैडियस तेरा टारगेट नहीं है, क्यों ना तू उसे जाने दे एंड हम लोग 1v1 की फाइट करें। पर वो बोलता है कि यार मैं ये कैसे कर सकता हूँ, थैडियस तो हिप्नोटाइज है। पीटर बोलता है कि तू उसे हटा क्यों नहीं लेता। थैडियस बोलता है कि मैं नहीं हटा सकता, लेकिन मेरे पास एक रास्ता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये रास्ता तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक तू जिंदा है। पीटर बोलता है कि कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, वैसे भी मुझे मेरी लाइफ से ज्यादा कुछ लगाव है नहीं। तभी एंड्रू एक चुटकी बजाता है एंड चुटकी बजाते के साथ ही चारों तरफ से मॉनिटर ऑन हो जाते हैं हर दीवार से। पीटर बोलता है कि ओ तो तूने सब कुछ पहले से ही प्लान कर रखा है। एंड हाँ, ये जगह कम्प्लीटली मॉनिटर से भरी हुई थी, यहाँ पर एक भी ब्लाइंड स्पॉट नहीं था। चारों तरफ हमारे एंड्रू का हिप्नोसिस वाला गेम चल रहा था। मींस अगर पीटर देखता है तो वो एंड्रू के हिप्नोसिस में आ जाएगा। ये सब कुछ देखकर ब्लाइंड बैडी को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। पीटर सोच रहा होता है कि अगर मैं दूर से फाइट करता हूँ तो वो व्हाइट नाइट टेक्निक का यूज करेगा हिप्नोसिस के लिए, मतलब अपने वो हैंड साइन दिखाकर। एंड अगर मैं पास से फाइट करता हूँ तब तो वो पोलर नाइट का यूज करेगा, जिसमें वो किसी को भी टच करके हिप्नोसिस कर सकता है। मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ये कहकर पीटर अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेता है एंड एक मेटल पोल उठा लेता है, जो देखकर हमारा एंड्रू काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो बोलता है कि यार तू तो कितना ज्यादा बहादुर है। वो अपने मन में सोचता है कि इस बंदे ने व्हाइट नाइट से बचने के लिए अपनी आंखों को कवर कर लिया एंड मेरे पोलर नाइट मींस मेरे टच वाले हिप्नोसिस से बचने के लिए एक लॉन्ग मेटल पोल का यूज कर रहा है। पर ये बंदा अटैक कैसे करेगा। वही टीम में कागेओ बोलता है ओहो एको लोकेशन, जैसा कि मैंने टीचर से एक्सपेक्ट किया था। साइमन भी बोलता है जीवोन को कि तुमने उसे एको लोकेशन कब सिखाया, पर जीवोन बोलता है कि मैंने उसे कभी भी एको लोकेशन नहीं सिखाई। साइमन बोलता है तो उसने अपनी आंखों को कवर क्यों किया है, आखिरकार वो फाइट करेगा कैसे। सीन फिर से फाइट पर शिफ्ट होता है जहाँ पर एंड्रू बोलता है कि मेरी एक्सपेक्टेशंस काफी हाई है, क्योंकि तू काफी ज्यादा अमेजिंग है पीटर, लेकिन एको लोकेशन एंड तू इसे एक छोटे से पोल से आखिरकार कर ही क्या लेगा। इसी के साथ वो पीटर पर अटैक करता है, पर तभी पीटर उस पर अटैक कर देता है जिससे वो बंदा डॉज कर लेता है। वो बोलता है कि मुझे हंसना चाहिए या रोना चाहिए, अगर तू एक ब्लाइंड मार्शल आर्टिस्ट की तरह एक्ट कर रहा है तो एटलीस्ट प्रॉपरली तो कर, तू तो तेरे टारगेट्स भी मिस कर रहा है। पीटर फिर से कंटिन्यूअसली अटैक स्टार्ट कर देता है, पर एंड्रू सारे अटैक से बहुत इजीली डॉज कर रहा था एंड वो अटैक्स दीवारों में जाकर लगते हैं। पीटर बोलता है कि टेंशन ना ले, अभी तो मैंने सिर्फ स्टार्ट किया है। एंड पीटर कंटिन्यूअसली अटैक करता जाता है एंड एंड्रू सारे अटैक से डॉज कर रहा था। ये अटैक्स एंड्रू पर लैंड नहीं होते, पर वहाँ पर पड़े सामान पर लैंड होते रहते हैं। अब पीटर को पसीना आने लगता है एंड एंड्रू तो हंसकर ये सब कुछ सिर्फ देख रहा था। पर तभी जस्ट एंड्रू रियलाइज करता है कि वो तो पीटर का टारगेट कभी था ही नहीं। पीटर का टारगेट तो सारे प्रीशियस मॉनिटर्स को डिस्ट्रॉय करना था, जो कि पीटर ने कर भी दिया। पीटर ने सारे मॉनिटर्स खराब कर दिए, जिससे वो इजीली फाइट कर सकता है अपनी आंखों के साथ। इसी के साथ वो अपनी पट्टी भी हटा देता है। एंड्रू सोचता है कि ये साला, इसे सब कुछ पहले से ही पता था कि क्या करना है एंड ये बंदा उस टाइम इसीलिए आसपास देख रहा था ताकि मॉनिटर्स के लोकेशन को कंफर्म कर सके। एंड्रू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है एंड वो पीटर पर कूद पड़ता है, पर पीटर उस पर काफी सारी रोड बजा देता है। एंड्रू की होने लगती है पिट्टी पिट्टी। ये सब कुछ देखकर हमारी टीम भी काफी ज्यादा खुश हो रही थी। वो बोलती है कि एंड्रू इस वक्त पैनिक कर रहा है। पीटर ने व्हाइट नाइट एंड
एंड पोलर नाइट दोनों को ही प्रेडिक्ट कर लिया। बट स्टिल अभी भी पीटर हेजिटेट क्यों कर रहा है, वो डायरेक्ट अटैक क्यों नहीं कर देता। एंड कागियो बोलता है कि शायद कुछ ऐसा है जो कि अभी भी मिस हो रहा है। साइमन बोलता है कि यार हमें नहीं पता एंड्रयू क्या प्लान कर रहा है, एंड्रयू के कुछ करने से पहले पीटर को उसके टुकड़े टुकड़े कर देने चाहिए। पीटर बोलता है एंड्रयू जैसा कि मैं देख सकता हूँ जिस बंदे से मैं बातचीत करना चाहता हूँ वो यहाँ है ही नहीं, तो मैं पहले तुझे खत्म करूंगा जल्दी से। एंड इसी के साथ वो एंड्रयू पर अटैक कर देता है, पर यहाँ पर हमारे पीटर पर ही काउंटर अटैक हो जाता है, वो पीछे जाकर गिरता है। एंड हम देखते हैं कि एंड्रयू ने मुआ थाई का स्टांस ले रखा है। एंड ये कोई नॉर्मल मुआ थाई नहीं है, ये है मुआ बोरैन। पीटर भी बोलता है इंटरेस्टिंग, आज के टाइम में ऐसे लोगों को ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल है जो मुआ बोरैन का यूज करते हैं। एंड एंड्रयू रिप्लाइज की हाँ भाई मुआ बोरैन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है क्योंकि इसे काफी ज्यादा डेंजरस माना जाता है। इसी के साथ वो पीटर पर एक किक लैंड करने वाला होता है एंड वो कर भी देता है। ये कोई नॉर्मल टेक्निक नहीं थी, इसका नाम है अल्टीमेट किलिंग टेक्निक। एंड्रयू पीटर की तरफ बढ़ने लगता है एंड बोलता है कि मुझे नहीं पता तू पीटर है डिस्गाइज होकर या फिर तू कोई इंटरेस्टिंग गाय है जिसको पीटर ने भेजा है, पर दोनों ही तरीकों से तूने मुझे मिसजज किया है। तुझे लगा मैं फाइट नहीं कर सकता, अब मैं तुझे अपने असली कलर्स दिखाऊंगा। पर पीटर हंसते हुए बोलता है असली कलर्स, तू क्या बात कर रहा है, ये चीज तो तुझसे बिलोंग भी नहीं करती है, ये चीज तो रियल एंड्रयू से बिलोंग करती है। एंड ये बात सुनकर हमारा एंड्रयू भी काफी ज्यादा शॉक होता है। साइमन बोलता है कि हमारा भाई किस बारे में बात कर रहा है, क्या ये वही बंदा नहीं है जिसने ये सब कुछ मास्टरमाइंड किया था। एंड पीटर बताता है कि हाँ यही बंदा है जिसने सब कुछ प्लान किया था। अगर मैं सही से बताऊं तो इस बंदे को मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, मीन्स हमारे एंड्रयू की दो पर्सनैलिटीज है। पीटर बोलता है कि तो तुम दो लोग हो है ना, पर एंड्रयू इसकी बात को काट कर बोलता है कि यार बकवास बंद कर, तेरे पास क्या प्रूफ है। एंड पीटर बताता है कि एक बंदा दो टी कप कभी भी नहीं रखता है सेम टेबल पर, जब मैं तेरे रूम में घुसा तो तभी मुझे शक हो गया था। इसके अलावा भी मुझे बहुत सारे क्लूज मिले, तेरी वॉइस अचानक से चेंज हो गई, तेरे खड़े रहने का तरीका, बात करने का तरीका, अचानक से सब कुछ बदल गया था। तेरी फाइटिंग प्रोग्रेस में भी इनकंसिस्टेंसी थी। देख मुझे पता तो चल चुका है, तो अब तू ये एक्टिंग छोड़ दे, क्यों ना तू हमें प्रॉपर्ली बताए एंड्रयू, अब मैं तेरे रियल वर्जन को बाहर लाऊंगा। ये सारी बातें सुनकर एंड्रयू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। एंड हम देखते हैं एंड्रयू के पास्ट को, वो बोलता है कि मैं कचरे में डालने लायक था क्योंकि मैं प्रस्तर क्लैन पर एक कलंक था, मैं व्हाइट नाइट हिप्नोसिस टेक्निक का यूज नहीं कर सकता था, लेकिन ऐसा कहा जा रहा था कि कीचड़ में एक कमल खिल रहा है, उस कचरे को एक गॉड की ब्लेसिंग मिली थी। इसी के साथ हम देखते हैं कि उस ग्रेवयार्ड से एक हाथ निकलता है एंड वहाँ पर खड़े एक बंदे को पकड़ लेता है। सुबह प्रस्तर क्लैन के बाकी लोगों को वो बंदा मिलता है एंड वो लोग ये चीज देखकर काफी ज्यादा शॉक होते हैं कि ये एक ही रात में इस तरीके से कैसे बदल गया। वो बोलता है मैंने व्हाइट नाइट टेक्निक का यूज किया, जिसके बाद प्रस्तर क्लैन के चीफ ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया एक मेंबर के रूप में। वो किसी ऐसे बंदे को मिसट्रीट नहीं कर सकते थे जिसने पोलर नाइट टेक्निक का यूज किया था, जिसे वो लोग एक पवित्र प्राणी कंसिडर करते थे। पर हम देखते हैं कि इस क्लैन के चीफ के बाकी साथी उसे मना करते हैं कि ये चीज काफी ज्यादा डेंजरस है, ये चीज तबाही ला सकती है, पूरी ट्राइब डरी हुई है, आप ऐसे बीइंग को पवित्र प्राणी कैसे कंसिडर कर सकते हो। हाँ तुम लोग सही बोल रहे हो, एक पोलर नाइट टेक्निक, हम लोगों ने ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी, ये तो एक कर्स है जो कि तबाही ला सकती है। स्टार्टिंग से ही पोलर नाइट कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती थी। मैं अगर तुम्हें सिंपली एक्सप्लेन करूं तो हमारा एंड्रयू बचपन में व्हाइट नाइट टेक्निक का यूज नहीं कर पाता था, जो कि हिप्नोसिस की टेक्निक है। इस क्लैन में सभी लोग उस टेक्निक का यूज करते थे। जो भी बंदे इस टेक्निक का यूज नहीं कर पाते थे उन्हें कचरे में डाल दिया जाता था, काम 25 होने के लिए छोड़ दिया जाता था। सेम हमारे एंड्रयू के साथ भी हुआ, पर जब इसके साथ ऐसा हुआ तो कुछ टाइम बाद ही इसने एक सुपीरियर टेक्निक का यूज किया जिसका नाम था पोलर नाइट। इसमें आप किसी को टच करके उसे हिप्नोटाइज कर सकते हो, पर वो बंदा कुछ ही टाइम में मर जाएगा। ये टेक्निक इस ट्राइब के एल्डर्स ने सिर्फ अपनी कहानियों में ही सुनी थी, जो हमारे एंड्रयू ने यूज कर डाली। भले ही चीफ ने इसे एक्सेप्ट तो कर लिया था, पर पोलर नाइट टेक्निक बहुत ही ज्यादा डेंजरस थी, इसीलिए ये लोग इसे क्लैन का मेंबर हटाने वाले थे। एंड ये सारी चीजें हमारा एंड्रयू बाहर गेट पर बैठा सुन रहा था। वो सोचता है कि मुझे फिर से एक बार अगेन डेथ को फेस करना होगा, एंड फिर वो भाग जाता है। वो कंटिन्यूअसली 4 दिन और 4 रातों तक भागता रहता है, पर भागते भागते उसकी टक्कर एक ट्राइब के बंदे से हो जाती है। वो बंदा हमारे एंड्रयू पर अटैक करने ही वाला था कि यार यही फेट है, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। एंड्रयू रोते हुए बोलता है कि रुक जाओ, मैं व्हाइट नाइट का यूज नहीं कर सकता। पर तभी उसके अंदर से एक आवाज आती है, वो बोलती है ये सब कुछ बेकार है। एंड्रयू पूछता है कि कौन है कौन है। वो बंदा बोलता है कि ये मैं हूँ सोमचाय। कौन सोमचाय? देख जरा इसके बारे में सोच, अगर तू यहाँ से भी भाग जाएगा तो क्या होगा? तुझे लगता है वो तुझे कभी अकेला छोड़ेंगे? वो हमेशा तेरा पीछा करेंगे।
तो मुझे क्या करना चाहिए? इससे तेरा क्या मतलब है? ये तो बहुत सिंपल है, तू बस ये मेक श्योर कर कि वो तेरा कभी दोबारा पीछा ही ना कर पाए। हमें बस अपनी स्ट्रेंथ को कंबाइन करना होगा। मैं व्हाइट नाइट का यूज करूंगा एंड तू पोलर नाइट टेक्निक के साथ उन सब का काम 25 कर दे। यहीं पर हमारे एंड्रू ने कम्प्लीटली डेवलप कर ली थी मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इसकी जो सेकंड पर्सनैलिटी थी वो यूज कर सकती थी व्हाइट नाइट का, एंड जो एंड्रू खुद था वो यूज कर सकता था पोलर नाइट का। पर पोलर नाइट एक अपने आप में कर्स है। यहाँ पर हमारा एंड्रू मना करता है कि यार मैं लोगों का काम 25 कैसे कर सकता हूँ। पर तभी हमारे एंड्रू को बाकी ट्राइब के लोग ढूंढ लेते हैं। उनमें से एक बंदा बोलता है कि कर्स यहाँ पर है, कर्स यहाँ पर है, एंड वो सारे लोग उसे बांध कर उल्टा लटका देते हैं। हमारे एंड्रू सोच रहा होता है कि मैं कर्स हूँ, इसमें मेरी क्या गलती अगर मैं ऐसे पैदा हुआ था? मेरी किस्मत ऐसे कैसे है? प्लीज मुझे कोई बचाओ, प्लीज मुझे कोई बचाओ। मैं इस दुनिया में ऐसे मिजरेबली फेंक दिया जाऊंगा, ये किस टाइप का फेट है? इसी के साथ वो काफी ज्यादा रो रहा होता है। क्या यही रीजन है कि मैं इतने ज्यादा दर्द में हूँ? नहीं, मैं ये नहीं चाहता, प्लीज इसे कोई रोको। सभी ने मुझे यही बताया था कि मेरे ऊपर अक्षा का कर्स है। इसी के साथ हम उसी मूर्ति को देखते हैं। मैं मेरी किस्मत से भाग नहीं सकता, चाहे मैं कितना भी स्ट्रगल करूं। एंड फिर हम देखते हैं कि हमारे छोटे एंड्रू ने ट्राइब के सभी लोगों का काम 25 कर दिया था। साथ ही में वो रो रहा होता है एंड अपने हाथों की तरफ देख रहा होता है, पर रोते रोते वो स्माइल करने लगता है एंड बोलता है अगर ऐसी बात है तो मैं वो कर्स ही बनूंगा। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर एंड्रू चिल्ला के बोलता है कि मैं ही रियल बनूं, मैं ही हूँ रियल होस्ट सोमचाय। एंड पीटर बोलता है कि मुझे नहीं पता एंड मुझे नहीं लगता कि तुझे ऐसा कहना चाहिए क्योंकि तू तो फेक है। इसी के साथ सोमचाय ट्रिगर हो जाता है एंड वो पीटर पर झपट पड़ता है। पीटर बोलता है कि जल्दी तुझे एक न्यूज मिलने वाली है तेरी रैंक एडजस्टमेंट के बारे में। तुझे वो लोग अपोस्टल से सीधा डी रैंक का किलर बना देंगे। इसी के साथ पीटर भी सोमचाय पर काउंटर अटैक कर देता है। पीटर को भी यहाँ पर समझ में नहीं आता कि ये बंदा इतनी स्लेंडर बॉडी के साथ स्टील को ऐसे पेपर्स की तरह बेंड कैसे कर सकता है। सोमचाय अगेन से पीटर पर अटैक करता है एंड पीटर सारे अटैक्स को डॉज करता है। पीटर बोलता है कि तू इतना ज्यादा लेट क्यों है? मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। पर तभी एंड्रू बोलता है कि हाँ, मैं भी तेरा इंतजार कर रहा था। मुझे माफ कर देना पर मुझे तेरा काम 25 करना होगा। अब मैं ये ऐसे डायलॉग में नहीं बोल रहा हूँ, यूट्यूब रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है। बैक टू द एक्सप्लेनेशन, पीटर बोलता है कि आजा, मेरा काम 25 करने की तू ट्राई कर। इसी के साथ पीटर उसकी तरफ दौड़ने लगता है। यह इनका काफी तगड़ा क्लैश होता है। ये एक दूसरे पर बहुत सारे अटैक्स करते हैं, डॉज करते हैं, काउंटर अटैक करते हैं। पीटर सोचता है कि इस बंदे के पास हिप्नोसिस में काफी कमाल का वेपन है, तो इसका कॉम्बैट में अनस्किल्ड होना काफी कॉमन होगा। लेकिन ये बंदा तो एक मॉन्स्टर है जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन स्टिल इस बंदे के अटैक्स दूसरे बंदों से काफी ज्यादा डिफरेंट है। इसके मन में कहीं ना कहीं अभी भी डर छुपा हुआ है। टीम में हमारी ब्लाइंड बैडी बोल रही होती है कि मुझे पता है वो बंदा स्ट्रॉन्ग है, पर क्या पीटर उसे डिफीट नहीं कर सकता? एंड साइमन रिप्लाई देता है कि एंड्रू का मुआ बोरोन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर ये इनफ नहीं है पीटर को हराने के लिए। तो आखिरकार पीटर हेजिटेट कर क्यों रहा है? एंड तभी ब्लाइंड बैडी नोटिस कर लेती है कि इसका रीजन पोलर नाइट है। अगर एंड्रू ने पीटर को टच किया तो पीटर का काम खत्म। एंड कागियो बोलता है कि ये तो सिमिलर है जब मैं भी टीचर से फाइट कर रहा था। वो एक काफी डेंजरस स्किल थी जो आपको एक झटके में खत्म कर सकती थी। यहाँ पर भी अगर टीचर फोकस्ड नहीं रहे तो वो मुआए बोरैन से हिट हो सकते हैं। पीटर भी सारे अटैक से डॉज करके काउंटर अटैक कर रहा होता है। तभी साइमन हमारी ब्लाइंड बैडी को बोलता है कि क्या तुम वीडियो का रेजोल्यूशन बढ़ा सकती हो? ब्लाइंड बैडी पूछती है क्यों? मैंने ऐसे ही बेकार में वहाँ पर कैमरे नहीं लगाए। एंड साइमन बताता है कि शायद उस बंदे के हाथ में कुछ ना कुछ चीज है। कागियो पूछता है कि क्या उसके पास क्लोज है मेरी तरह? साइमन बताता है नहीं, मुझे नहीं पता पीटर तुम क्या सोच रहे हो। लेकिन तभी एंड्रू पीटर पर एक बहुत ही डेडली टेक्निक से अटैक कर देता है। ये मुआए बोरैन की किलिंग टेक्निक है जिसके अंदर आप ओपोनेंट की नेक को टारगेट करते हो एंड उसके स्कल को क्रश कर देते हो। इस टेक्निक का नाम है हनुमान सोक। अगेन से हमें मिल चुका है एक इंडियन रेफरेंस। यहाँ पर साइड में पैनल पर लिखा हुआ भी है कि हनुमान रेफर्स टू द हिंदू डेटी ऑफन एसोसिएटेड विद स्ट्रेंथ एंड एजिलिटी एंड सोक मींस एल्बो। मींस हनुमान रेफर करता है स्ट्रेंथ एंड एजिलिटी को, ये हिंदू माइथोलॉजी से है। एंड सोक का मतलब होता है एल्बो। वैसे तो अटैक बहुत ही ज्यादा डेडली था जो एक के बारे में किसी की भी जान ले सकता था, पर पीटर ने इसे भी ब्लॉक कर लिया, जिसके बाद पीटर उसे हिट करके दूर हो जाता है। पीटर बोलता है कि मैं अभी तक समझा नहीं था इतनी स्मॉल फिजिक्स से इतनी ज्यादा पावर आ कैसे सकती है, पर अब मुझे समझ में आ गया। तुम्हारे स्ट्रॉन्ग होने का रीजन है क्या? टीम में जीवोन बोल रही होती है कि क्या है, मुझे बताओ मुझे बताओ। एंड साइमन बोलता है कि वो चीज जो उसके हाथों के पास है वो स्टील गार्ड्स नहीं है। एंड पीटर बोलता है कि तू आर्मर बना रहा था, फियर से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्मर, बट एक्चुअल में वो फियर ही तेरा आर्मर है। इस बंदे ने अपने हाथों को स्टील में बदल दिया। साइमन यहाँ पर इस टेक्निक को सिंप्लीफाई करता है। साइमन बताता है कि जो एंड्रू की टेक्निक है ये टेक्निक बनी है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड साइमन अपने पास्ट को याद करता है। हम देखते हैं छोटा साइमन पत्थरों पर मुआ थाई की प्रैक्टिस कर
कर रहा था। वो सोचता है मैं कमजोर हूँ, मुझे एक टूल चाहिए अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, मैं किसी भी खतरे का सामना कर सकूं एंड मैं मेरी मौत को कभी भी टाल सकूं। इसीलिए मैंने पागलों की तरह ट्रेनिंग की, मुझे सरवाइव करना था, इसीलिए मैंने बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की। मुझे तुम्हें मारना होगा पीटर। इसी के साथ वो पीटर पर अगेन टूट पड़ता है। इनका काफी तगड़ा वाला क्लैश फिर से स्टार्ट होता है। तभी साइमन कुछ नोटिस करता है। वो बोलता है कि पीटर, ब्रदर पीटर, ये डेंजरस है, जल्दी आप वहाँ से बाहर निकलो। एंड कागियो भी बोलता है कि बचिए टीचर, डॉज कीजिए उसके अटैक्स को। इन दोनों ने बिल्डिंग का एक शीशा तोड़ दिया था एंड ये नीचे गिरने ही वाले थे। एंड यहीं तक था चैप्टर। ये था सीजन 2 का पार्ट 1। अभी तक जितने भी चैप्टर्स आए थे सीजन 2 के मैंने कवर कर डाले हैं। अब इसके आगे जो भी नए चैप्टर्स आएंगे उनको मैं अपलोड करूंगा अपने सेकंड चैनल पर, क्योंकि स्ट्राइक का रिस्क काफी ज्यादा है। तो अगर तुम भी ऐसी कमाल की एक्सप्लेनेशन देखते रहना चाहते हो और किलर पीटर मानवा के हर चैप्टर को टाइम टू टाइम फॉलो करना चाहते हो तो कर लो मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब। वहाँ पर मैं कंटिन्यूअसली चैप्टर डालता रहूंगा टाइम टू टाइम वीकली। एंड अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब एंड हाई पॉइंट्स देना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सायोनारा।